नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और आज कार्यक्रम में चर्चा होगी एक ऐसे मसले की जिसको लेकर आवाजें उठ रही हैं। आवाज उठाने वाले पुरुष हैं, उनके घर वाले हैं और कहा यह जा रहा है कि पुरुषों का भी उत्पीड़न हो रहा है, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए, उनके लिए भी कानून बनने चाहिए वैसे ही जैसे कि महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए बने हैं। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि देश के महिला आयोग ने लाखों करोड़ों औरतों को हिम्मत दी है। आज देश और राज्य में महिला आयोग हैं जो महिला उत्पीड़न के मामलों को सुनते हैं, देखते हैं और महिलाओं को न्याय दिलाते हैं। अब उसी तर्ज पर पुरुष आयोग की मांग भी उठने लगी है और इसके पीछे भी मंशा वही है जो महिला आयोग को लेकर है। हमारे आसपास ऐसे पुरुषों की कमी नहीं जो उत्पीड़न का शिकार हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला, उन्हें समझने वाला और उनका पक्ष कानून के सामने रखने वाला कोई नहीं। उत्पीड़न के शिकार ऐसे पुरुषों ने पुरुष आयोग की मांग का झंडा बुलंद कर दिया है। मंशा यही है कि उनके साथ न्याय हो, झूठे आरोपों पर उनका पक्ष भी सुना जाए। तो आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या वाकई अब पुरुष आयोग के गठन का वक्त आ गया है। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेगा। अपने मेहमानों से आपका हम परिचय कराएं, उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैंने आदमी होके कोई पाप कर दिया। हम यही चाहते हैं महिला आयोग की तर्ज पे पुरुष आयोग का निर्माण किया जाए और जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाया जाए। महिलाओं के लिए कानून बने हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं उनके कानून बनने से मैं दुखी नहीं हूं। मैं उस कानून से दुखी हूं जो कानून इस तरीके से काम करने लग गया है कि एक मर्द को, एक आदमी को पहले ही कसूरवार मान लिया जाता है। लेकिन आज because of all the violence that my family has gone through, I was forced to leave my job because I wanted to stay with my parents and take care of them. और आज I think an empowered woman has to stay at home because of someone who could not adjust to the. ये आंसू उस बेटी के हैं जिसने अपनी भाभी के आरोपों के बाद अपने परिवार को बिखरते हुए देखा है। सरोज खुद एक महिला हैं, लेकिन आज वो पुरुष उत्पीड़न के खिलाफ डटकर खड़ी हैं। सरोज का कहना है कि उनकी भाभी के लगाए आरोपों ने उनके परिवार का सुकून हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। सरोज का कहना है कि महिलाओं के उत्पीड़न की बात तो हर कोई करता है, लेकिन पुरुष अगर पीड़ित हो तो कोई नहीं सुनता। आज मुझे अपनी फील्ड छोड़ करके और LLB में एनरोल करना पड़ा बिकॉज द लॉयर्स ऑल्सो डोंट सपोर्ट यू। वो जाके दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके फेवर में नहीं वो काम करते हैं बिकॉज ऑल दे एक्चुअली वुड वांट इज कि आप सेटल कर लीजिए। एक्सटॉर्शन होता है, सिर्फ पैसे के बेसिस पे ये सारे केस लड़े जाते हैं। जो उनकी मांगे होती है वो आपसे बोला जाता है कि उसको पूरा कीजिए, दो यू आर नॉट एक्चुअली द कल्प्रिट। तो दैट्स व्हाट इट इज। बैनर पोस्टर के जरिए अपनी आवाज उठाती आधी दुनिया के बाद बची ये वो आधी दुनिया है जिसकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है। ये पुरुष उस कानून के सताए हैं जो बने तो महिलाओं के हक के लिए थे, लेकिन कुछ महिलाओं ने इन कानूनों का मजाक बना दिया। लिहाजा अब ये लोग महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं। देखिए, अगर एक रफ डाटा का आप एस्टिमेट लेंगे तो जो जेनरिक सर्वेज वगैरह होते हैं घरेलू हिंसा के, उसमें ये है कि अगर 100% घरेलू हिंसा हो रही है तो उसमें जो 40% विक्टिम है वो मेल है। मतलब घरेलू हिंसा का हर तीसरा विक्टिम एक पुरुष है। लेकिन हमारे देश में जो घरेलू हिंसा का कानून है वो स्पेशली की वुमेन के लिए है। सिर्फ एक औरत ही है जो घरेलू हिंसा का केस कर सकती है, शिकायत कर सकती है। एक आदमी के लिए घरेलू हिंसा अगर उस पर हो रही है तो उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई रेमिडिटी नहीं है, कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां जाके वो अपनी बात कह सके, जहां उसे इंसाफ मिल सके। जाहिर है महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग की मांग यूं ही नहीं उठ रही। इसके पीछे वो तमाम आंकड़े और वजह भी हैं जो इस बात की गवाह हैं कि घरेलू उत्पीड़न की शिकार केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी हैं। डोमेस्टिक वायलेंस 30 हरी कोर्ट में चल रहा था। कंप्लेंट केस जो उन्होंने डाला था वो साकेत कोर्ट में चल रहा था। जो FIR हुई वो द्वारका कोर्ट में चल रही थी। मेरी माँ ने अपने हाथ के कड़े बेच के मेरी जमानत करवाई। वकील साहब ने 90,000 रुपए मांगे थे, हमारे पास नहीं थे।
पुरुषों के लिए काम करने वाली संस्था के शरण में आए दिशांत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दिशांत गुरुग्राम की एक कंपनी में HR मैनेजर थे, लेकिन एक महिला कर्मचारी के आरोपों ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जो कानून है, अगर कोई ऐसा एक तरफा कानून है कि जहां सिर्फ औरत के सिर्फ इतना बोलने पर कि इस लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी, या मेरे मैनेजर ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी, या मेरे सीनियर ने छेड़छाड़ करी, या मेरे कलीग ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी, सिर्फ इतने बोलने भर से ही अगर उसकी जिंदगी में उसकी नौकरी चली जाती है, उसकी इज्जत चली जाती है, पुलिस के चक्करों में वो पड़ जाता है, कोई उसका साथ नहीं देता है, क्या ये चीज सही है? क्या यहां पर कानून को ये नहीं देखना है कि सबूत क्या है? क्या यहाँ पर कानून का, हमारे संविधान का वो जो संविधान का मेन हमारा जो राइट है, यहाँ पर क्या वो एप्लीकेबल नहीं होता? इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे कानून हमारे समाज की अभिव्यक्ति होते हैं। हमारा संविधान बिना किसी लिंग भेद के सबको बराबरी का हक देता है। उत्पीड़न किसी का भी हो, कानून उसकी इजाजत नहीं देता। ये बात ठीक है कि हम अब भी महिलाओं के लिए माकूल माहौल समाज में तैयार नहीं कर पाए हैं, लेकिन महिलाओं के लिए झंडा उठाते उठाते शायद हमने कभी पुरुषों का ख्याल किया ही नहीं, कभी उनसे पूछा ही नहीं कि ठीक तो हो, कभी उन्हें प्यार से पुचकारा भी नहीं। ये पुरुष आयोग आज की ना सिर्फ डिमांड है बल्कि जरूरत भी है, लेकिन इस जरूरत को पूरा कौन करेगा, इनकी तरफ कौन देखेगा, इन्हें गले से कौन लगाएगा, इन्हें कानूनी में बराबरी का हक कौन दिलाएगा, ये सवाल अब भी बहुत बड़ा है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो समाज में एक सोच है और सोच वो ये है कि पुरुषों का उत्पीड़न हो ही नहीं सकता, लेकिन जो कहानियां सामने आ रही हैं और जो आवाजें अब उठ रही हैं वो ये बताती हैं कि उत्पीड़न किसी का भी हो सकता है, उसमें पुरुष भी शामिल हैं। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। सबसे पहले मेहमानों से अपना परिचय हम आपका करवा दें। हमारे साथ केडी झा हैं जो कि फाउंडर हैं एनसीएम संस्था के। इसके अलावा हमारे साथ बरखा त्रेहान हैं जो कि पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती हैं और उन्होंने अपना एक पुरुष आयोग भी बना रखा है। इनसे भी बातचीत करेंगे। रेखा अग्रवाल जी हैं, जानी मानी वकील हैं, विमेन एक्टिविस्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ स्नेहा आर्या जी मौजूद रहेंगी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, वकील हैं वो भी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं बरखा जी आपसे ही करना चाहूँगा। ये जो पुरुष उत्पीड़न की जो बात आ रही है सामने, इसको लेकर एक कॉमन सा परसेप्शन है समाज में कि पुरुष का उत्पीड़न नहीं हो सकता, तो इसको शगुफा माना जाए, सच्चाई माना जाए? ये बिल्कुल 100% सच्चाई है कि पुरुषों का उत्पीड़न होता है। अगर उत्पीड़न ना होता तो आज पुरुषों की जो आत्महत्या की दर है, मैं हस्बैंड सुसाइड की बात कर रही हूँ, वो 3 गुना ना होती। भले ही हमारे पार्लियामेंटेरियंस, लॉ मेकर्स सो रहे हैं, उनको जू भी नहीं रेंगती, लेकिन ये सच्चाई है कि जो पुरुष जीडीपी के लिए काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, 80% टैक्स पेयर है, आज वो आत्महत्या करने पे मजबूर है। वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, पॉलिटिक्स में हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो मजबूर हो जाता है आत्महत्या करने। जी, आपने जीडीपी में सहयोग की बात की, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, लेकिन जीडीपी में सहयोग तो हर वो आदमी कर रहा है जो काम कर रहा है, जो अपना सेवाएं दे रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उसमें पुरुष भी शामिल हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो आधार नहीं ही होना चाहिए कि वो जीडीपी में सहयोग कर रहा है, अकेला पुरुष नहीं कर रहा, महिलाएं भी कर रही हैं। तो महिलाओं के लिए तो सब कुछ है ही ना, अपनी बात तो पुरुष के लिए नहीं है ना। मैं तो इसलिए इसमें बोला है कि अगर 80% पुरुष काम कर रहा है जीडीपी के लिए, लेकिन उसकी सुनवाई कहाँ है? पेड़ पौधों की भी सुनवाई है, कुत्तों तक की सुनवाई है, लेकिन पुरुषों की कहाँ सुनवाई है? वो जाएं तो जाएं कहाँ? मेंटल ट्रॉमा, बॉस का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, बीवी का प्रेशर, गर्लफ्रेंड का प्रेशर, ये सारे प्रेशर देखते हुए मेरे भाई हर जगह पे तैनात हैं। एक सोल्जर जो 24 घंटे देश के लिए काम कर रहा है, अगर उसके साथ उत्पीड़न होता है तो वो जाए कहां? मुझे बताइए, हेल्पलाइन नंबर कहां है? मेंस कमीशन सरकार क्यों नहीं बना रही? ये सरकार गूंगी बहरी क्यों हो गई है? इनको इतनी सारी मौतों के बाद भी नहीं दिख रहा कि जल्द से जल्द एक मेंस कमीशन बनना चाहिए। आपने अपना ओपनिंग कमेंट कर दिया, मैं रेखा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। रेखा जी, जो बरखा जी बात कह रही हैं और इनका जो बात कहने का आधार है, उसके आधार पर एक इंप्रेशन निकलकर ये सामने आता है कि एज इफ कानून जो है, हमारे लॉज जो हैं वो बायस्ड हैं, जबकि कानून ये कहता है कि वो निरपेक्ष है।
उसके लिए सब समान हैं, लेकिन कानून जो बनाया गया है वो विमेन के एंगल से बनाया गया है, उसमें पुरुषों की सुनवाई की गुंजाइश कम है। आप खुद वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। देखिए, मैंने बरखा जी की बात सुनी और मैं कुछ हद तक उनसे इत्तेफाक रखती भी और कुछ हद तक नहीं भी रखती हूँ। देखिए, जो जितने भी कानून बने थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो महिलाओं के लिए बने, जैसे धारा 498A जो दहेज का कानून बना था, शायद 1980 की बात होगी जब ये बना था। उसके बाद में जो भी इंडियन पीनल कोड के अंदर भी जो धारा 376 है, जो इस बात को सोचती है कि शायद सिर्फ जो यौन शोषण होता है वो महिलाओं का ही होता है या बलात्कार होता है तो वो भी महिलाओं का ही होता है। अगर हम वो बात करें कि जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो कार्य संस्था के ऊपर जो हम महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है, तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही कानून बना हुआ है। तो ऐसा लगता है एक आम व्यक्ति को जो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही देखता है, उसको ऐसा लगता है कि शायद ये जितने भी हमारे कानून बने महिलाओं के पक्ष के लिए बने हुए हैं और पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं है। मैं ये इस बात को मानती हूँ कि बहुत सारे कानून हमारे ऐसे हैं जो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। जहां पर यौन उत्पीड़न की बात आती है तो सिर्फ एक ही कानून है जो पॉक्सो एक्ट है, जहां पर बच्चों के साथ यौन शोषण की बात होती है, तो जहां के अंदर छोटे बच्चियों के साथ साथ छोटे बच्चों के लड़कों के साथ भी यौन शोषण माना जाता है कि उनके साथ भी होता है। बाकी जितने भी कानून है, धारा 376 है, 498 है, धारा 354 है, ये जो मुख्य धाराएं हैं 506 हैं, ये सारी जो धाराएं हैं ज्यादातर महिलाएं ही जो है इस्तेमाल करती हैं, महिलाओं के लिए ही बने हुए हैं ये काम जो धाराएं हैं। तो उसका एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है क्यों ये जो धाराएं थी हमारे कानून के अंदर बनी। वो इसलिए क्योंकि अगर हम अपने देश की संस्कृति को देखें या हमारी इतिहास को देखें तो कहते हैं कि कई सालों से, वर्षों से, सेंचुरी से चलता आ रहा है कि महिलाएं ही ज्यादातर जो है वो प्रताड़ित रही। और हमारे देश के अंदर तो कुछ महिलाएं ज्यादा ही पिछड़ी भी रही, जिनको सिर्फ एक रसोई से ज्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं समझी गई, और दहेज के लिए खासकर उनके साथ बहुत ज्यादा यौन उत्पीड़न होता था या उनके साथ कुछ यौन शोषण भी होता था तो उनकी कोई आवाज नहीं होती थी, घरेलू हिंसा होती थी तो उनकी कोई आवाज नहीं होती थी। इसलिए ये कानून महिलाओं के लिए बनाने जरूरी पड़े। हाँ, पर ये बात अलग है कि कुछ महिलाएं, जैसे मैं कहती हूँ ना कि एक जो खराब मछली होती है पूरे तालाब को दूषित करती है, उसी तरह से कुछ महिलाएं जो हैं इन जो पॉजिटिव तरीके से सकारात्मक दृष्टि से कानून बने। मैं आता हूँ रेखा जी आपके पास। आपने अपनी बात कही और आपने कहा कि इसकी एक पृष्ठभूमि है। अगर जेंडर न्यूट्रलिटी दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि जेंडर निरपेक्षता दिखाई नहीं दे रही है, अगर लिंग भेद किसी को लगता है कानून में, तो उसकी एक पृष्ठभूमि है, उसका एक इतिहास है, हमें उसे भी समझना होगा। चलिए, आपने अपनी बात कह दी। मैं केडी झा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। झा साहब, आप भी पुरुषों के अधिकारों की जी मेरी बात सुन लीजिए, जरा मेरी बात सुन लीजिए केडी जी, पहले सवाल सुन लीजिए आप। सवाल मेरा यह है कि आप भी पुरुषों के अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं, पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, आपको इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है? ऐसा कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको आधार देती हैं कि इस दिशा में कदम अब बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, जो नेचर ने पुरुष और स्त्रियों को बनाया है वो एक दूसरे को पूरक है, इमोशनली या फिजिकली वो एक दूसरे को कंपनसेट करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं। कहीं भी पुरुष और स्त्री को एक दूसरे से कंपटीशन के लिए नेचर ने नहीं बनाया है। लेकिन आज क्या है कि आज पुरुष और स्त्रियों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है, एक महिला आयोग बना दिया गया है, और उस महिला आयोग में जो महिलाएं मतलब तरह तरह के उसमें ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए जिसकी तरह से जो पुरुष है वो अपने जेंडर की वजह से प्रताड़ित हो रहा है। किसी मुकदमे में या किसी केस में गलती किसकी है, तथ्य क्या है, सबूत क्या है, ये सब सेकेंडरी हो जाता है। सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि शिकायतकर्ता महिला है और जो पुरुष है तो पुरुष की ही गलती होगी और महिला जो है वो निर्दोष होगी। तो हमें इस चीज से बहुत प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ पुरुष जो है अपने जेंडर की वजह से उसको हम एक अपराधी घोषित कर दें और तत्व कुछ भी हो, गलती किसी की भी हो, और महिला को हमेशा हम एक विक्टिम की तरह प्रोजेक्ट करें, तो हमें इस चीज से दिक्कत है। और चूंकि एक महिला आयोग है जहां महिलाओं की सुनी जाती है, इसीलिए हम एक ऐसे फोरम की डिमांड कर रहे हैं जहां पुरुषों की भी सुनी जाए, वो भी अपना दर्द बयां कर पाए। झा साहब आपने अपनी बात कही। अब मैं एक बार स्नेहा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। स्नेहा जी, अभी जो पूरी बातचीत हुई उसमें उत्पीड़न का एक पहलू, यौन उत्पीड़न का भी सामने आया। मैं उसी पे आपसे सवाल करता हूं कि इस कानून को लेकर तमाम तरह के इफ्स एंड बट्स लगाए जाते हैं, बहुत सारी बातें इसको लेकर उठती हैं। जब ये कानून बन रहा था, इसको स्ट्रिंजेंट किया जा रहा था, उस समय भी तमाम तरह की आशंकाएं उठी थी, संसद में भी उठी थी। मेरा सवाल यह है कि उत्पीड़न जो है वो शायद जेंडर पर आधारित नहीं है, जेंडर उसका कारक नहीं है। उत्पीड़न शायद
इस पे भी डिपेंड करता है कि पीड़ित कौन है और उत्पीड़न करने वाला कौन है। ये एक प्रकार की सत्ता इसके अंदर जुड़ी हुई है। अगर सत्ता पे कोई है तो उत्पीड़न करने वाला कोई भी हो सकता है। क्या इसको आधार माना जा सकता है चीजों को देखने का? जी देखिए, उत्पीड़न करने के लिए सामाजिक कारक होते हैं जी। अब हमारी जो हिस्ट्री रही है उसमें बहुत दिख के आता है ये बात कि विमेन हमेशा एक ऐसे वल्नरेबल स्टेट पे रही है। उसको ठीक करने के लिए चिल्ड्रन हो गए, विमेन हो गए, उनके लिए स्पेशल लॉज बनाई गई थी। हम आज की बात करें तो आज हम सुसाइड रेट की बात करना चाहते हैं 2021 के एनसीआरबी डेटा से कि सुसाइड मेल में बहुत बढ़ गई है। अब इससे हम क्या तात्पर्य निकालना चाहते हैं वो देखने का विषय है। अगर हम ये कहना चाहे कि आज मेल जो है वो बन गया है वल्नरेबल एंड विमेन आर नाउ नॉट वल्नरेबल, well, women are not vulnerable. I wish that was the state. I wish we were living in India where women were not vulnerable and special laws were not required. और हम एक जेंडर न्यूट्रल लॉस की जो बात की जाती है हम उस जेंडर न्यूट्रल लॉस पे जा पाते हैं। बट आज भी डेटा ये कहता है कि 99% रेप आज भी अनरिपोर्टेड है। तो अगर हम इस कारक को नहीं अनदेखा नहीं करा जा सकता। इसके अलावा स्नेहा जी, जिस एनसीआरबी के आंकड़े की आप बात कर रही हैं, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही है? जो आत्महत्या की जो दर है पुरुषों में जो ज्यादा दिख रही है उसकी वजह और भी हो सकती हैं, उसको बिना आधार के ही कनेक्ट किया जा रहा है? क्या आप ये कहना चाह रही हैं? क्योंकि अंतर तो 3 गुने का है, वो तो दिखता है ये। बट एनसीआरबी डेटा किन डेटा से बन रहा है? अगर हम सिर्फ एक क्राइम को देख के ये बताना चाहेंगे कि आज विमेन और मेन आर मोर वल्नरेबल तो ये गलत होगा। क्या हम दूसरे क्राइम्स नहीं देखेंगे? आज डेटा तो सुसाइड का ये भी कहता है कि मैरिड मेन में कितना सुसाइड है, तो क्या हम ये मानेंगे कि विमेन नाउ मैरिड विमेन आर मोर नॉट वल्नरेबल? नहीं, डेटा ये भी कहता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन आज भी ज्यादा है। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट आज भी यही रहता है कि विमेन आर वल्नरेबल। हाउएवर, अगर हम जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात करना चाहे तो मेरा कहना है कि आज जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं आ सकता। हाउएवर, जहां 498 की बात आती है वहां पर कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर कोर्ट ने कहा है कि हाँ इसका दुरुपयोग हो रहा है। बट कुछ लोग दुरुपयोग करें इसका मतलब ये नहीं कि अब जरूरत नहीं हमें विमेन की। चलिए स्नेहा जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं एक बार फिर से बरखा जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। बरखा जी, जो जितने पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो बात बोली है उनमें स्नेहा जी ने भी बोला, रेखा जी ने भी बोला कि एक पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि ने आधार दिया ऐसे कानूनों को बनाने का जिनमें एक प्रकार का झुकाव लोग महसूस करते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हालात वैसे नहीं हो गए कि इतना शोर शराबा किया जाए। इस पर आपका क्या वो हटीक है? सबसे बड़ी बात तो यह है, वी लिविंग इन अ 21st सेंचुरी। यहां पर समानता की बात होनी चाहिए, पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी के लिए समानता की बात हो, सभी के लिए समान कानून हो। अभी मैडम कह रही थी कि एनसीआरबी का डेटा बताता है कि अगर 3 गुने आत्महत्या की दर है तो क्या महिलाएं को जरूरत नहीं? मैंने ये तो कहा ही नहीं। महिलाओं को जो कानून दिए गए हैं वो तो ऑलरेडी हैं और रहेंगे, उन्हें हटाने की कहीं बात नहीं हो रही है। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि पुरुषों को भी एक पटल मिलना चाहिए, एक हेल्पलाइन नंबर मिलना चाहिए, सारे कानून जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए और एक सरकार द्वारा गठित पुरुष आयोग होना चाहिए। आखिर आत्महत्या क्या लोग मजाक में कर रहे हैं? पुरुष क्या हंसी खुशी आत्महत्या कर रहे हैं? उनको मरने की खुशी है जो मर जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। प्रताड़ना आज बढ़ गई है और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। सब जगह पे उन्हें धिक्कार दिया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाने के लिए आज भी एक बुजुर्ग दंपति मुझसे सुबह मिलने आया था, रो रो के उनका बुरा हाल था, जो कि वो मुझे ये कह रहे थे कि हम बेटे के मरने के बाद एक एफआईआर 2 महीने बीत चुके हैं, नहीं लिखा पाए। आपको हाल में ही कोविड के टाइम पे अमन बैसला नाम का लड़का रोहिणी से मर गया था। 6000 लोग इकट्ठे हुए थे कोविड के टाइम पे, जब 5 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते थे, तब जाके एफआईआर लिखी गई थी। तो लड़कों की ये स्थिति है कि वो मर जाए, पुलिस स्टेशन में आप फोन करिए, वो बोलते हैं लेट देम डाई, तुम्हें क्या, मरने दो सालों को। ऐसी बातें रोज सुननी पड़ती है, क्यों मरने दे? मेरी गुजारिश है आपसे कि भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है? चलिए, नहीं, आप सुनते होंगे, आपके सामने बहुत सारी शिकायतें भी आती होंगी,
लेकिन हम एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं जी, तो जी, भाषा मैं का उसके थोड़ी सी लिए मर्यादा क्षमा का ध्यान मांगती रखें। चलिए, मैं बरखा जी एक सवाल आपसे ही करना चाह रहा हूँ कि ये जो केसेस आते हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, तो इसमें किस किस्म के केसेस आते हैं? घरेलू हिंसा से जुड़े केसेस आते हैं, या ऑफिस से जुड़े केसेस आते हैं, या आपसी रिलेशनशिप से जुड़े केसेस आते हैं? तो कैसे केसेस आपके सामने ज्यादा आते हैं? घरेलू हिंसा के बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पे पुरुष उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। ऑफिस में जो मोलेस्टेशन के, फेक मोलेस्टेशन के केसेस आते हैं। अब आप कहेंगे मैं उनको फेक मोलेस्टेशन कैसे कह रही हूं? भाई मेरे सामने 20-20 लाख 50-50 लाख की डिमांड हो रही है, सेटलमेंट भी हो रहा है, तो फिर रेप हुआ तो फिर ये 20-50 लाख में कैसे सेटलमेंट हुआ? सुबह केस डाला, 2 दिन बाद सेटलमेंट भी हो गया। और बताती हूं आपको, सड़क पे खड़ा होना भी मुहाल हो गया। सड़क पे खड़े हो जाओ, उस पे मोलेस्टेशन के केस आते हैं। घूर लिया हमें, उसके ऊपर केस। अरे घूरा हमने आपको नहीं है, लड़की को नहीं घूरा था, हम कुछ और देख रहे थे, मन में कुछ प्रताड़ना, मन में कुछ मानसिक परेशानी चल रही है, हम उसके बारे में सोच रहे थे, आपको नहीं घूर रहे थे। लेकिन घूरने पर भी आपके ऊपर धमकी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। झा जी का मैं रुख करना चाहूंगा। झा जी, यहाँ पर एक जो बात आई है, ये इसके पीछे है कि एक सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर रहा वो ऐसा रहा कि मेन एंड वुमेन इक्वल पेडिस्टल पर नहीं थे, समान धरातल पर नहीं थे। समान धरातल पर लाने के लिए एक्स्ट्रा शील्ड, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उनको दिया गया। लेकिन अगर इक्का दुक्का केसेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक परसेप्शन ये निकल कर आ रहा है कि अगर कोई मिसयूज कर रहा है तो मिसयूज तो कोई भी किसी भी कानून का कर सकता है, लेकिन उसके आधार पर एक परसेप्शन क्रिएट कर देना कि ये तो कानून ही गलत है या ये कानून झुके हुए हैं, क्या ये ठीक है ऐसा सोचना? देखिए, पहली चीज ये है कि महिलाओं को ऊपर उठाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम उठा सकते हैं, उनकी सुरक्षा की बात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पुरुष को दबाने की जरूरत नहीं है। जो पुरुष का लेवल है हम उस लेवल तक महिला को ला सकते हैं, लेकिन महिला को उठाने के बदले हम पुरुष को दबाएंगे तो वो कहीं तक उचित नहीं है। दूसरी बात, जो एनसीआरबी के डाटा की यहाँ बात हो रही है, तो जो एनसीआरबी के डाटा जो है वो जो डाटा का कलेक्शन है वो महिलाओं के ही मकसद से हो रहा है। उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन का डाटा कलेक्ट होता है, कितने दहेज हत्या हुई है, कितने दहेज के केसेस हुए हैं, कितने बलात्कार के केसेस हुए हैं, कितने मॉलेस्टेशन के केस हुए हैं, कितनी औरतों ने मतलब जो दहेज में सुसाइड हुआ है, उस तरह के केसेस है। तो वहाँ कहीं भी उस एनसीआरबी में ये डाटा कलेक्ट नहीं होता कि कितने प्रतिशत पुरुष जो हैं वो घरेलू हिंसा का शिकार हुए हैं, कितने प्रतिशत जो पुरुष हैं उन्होंने मतलब सुसाइड कर लिया, जिसके पीछे एफआईआर हुई या नहीं हुई। तो वो जो डाटा का कलेक्शन का जो बेस है ना, वो वुमेन को ही रख के लिया गया है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सुसाइड का डाटा जो है, जो हमें थोड़ा सा मिलता है, जो हमें नंबर देता है कि इतने प्रतिशत जो पुरुष हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, और इन कंपैरिजन जो महिलाओं का नंबर बहुत कम है। अदरवाइज जितने भी उसमें से डाटा आ रहे हैं वो सब औरतों के ही मकसद से कलेक्ट किए गए। हमारे पास एक्चुअली एक डाटा भी नहीं है, एक जो ऑथराइज डाटा हम कहते हैं कि कितने प्रतिशत पुरुष घरेलू हिंसा के शिकार हैं, कितने प्रतिशत पुरुष जो हैं अपने वैवाहिक जीवन की वजह से, अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, या कितने ऐसे पुरुष हैं जिनका मर्डर हो रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसा कोई दिन नहीं होता यूपी में, राजस्थान में, एमपी में, जब कहीं 10-5 पुरुष मारे नहीं जाते हैं। कभी किसी की पत्नी जहर खिला के मार रही है, कभी किसी को कुल्हाड़ी से काट के मार दे रही है, कभी सोते में उसका मुंह दबा के मार रही है। तो ये इक्का दुक्का केस तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी एक छोटी सी हेल्पलाइन है, हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। पर डे में 60 से 70 कॉल हमारे पास आती है। चलिए, एक महत्वपूर्ण आपने बात बोली है। हाँ बिल्कुल, समय थोड़ा कम है, थोड़ा सा बस एक लाइन ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर। पुरुषों के लिए कोई भी डेटा नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक्सीडेंटल डेथ पुरुषों की ज्यादा है। नो पॉलिसीज फॉर मेन एंड बॉयज। आप ये देखिए, जितना भी ओल्ड एज होम है चले जाइए, वहां पुरुषों की संख्या ज्यादा होगी। पुरुष हेल्पलाइन नंबर तक नहीं सरकार दे पाई आज तक। इतने सालों से, 10 सालों से तो मुझे काम करते हो गया, लेकिन एक हेल्पलाइन नहीं। पेड़ पौधों के लिए भी इस देश में कीमत है, तो पुरुषों के लिए डेटा इकट्ठा क्यों नहीं करते? हम जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी कैसे बनेंगे जब तक हम डेटा नहीं करते? आता हूँ झा जी, आपके पास भी आता हूँ, आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। बरखा जी आपके पास भी आता हूँ। रेखा जी से बातचीत जारी है। सीधे अब रेखा जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। रेखा जी, बात हो रही है पुरुष उत्पीड़न की, और इसमें घरेलू जो मसले हैं वो भी एक पहलू है इसका जुड़ा हुआ। अब कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं परिवार के अंदर कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी केयर को लेकर विवाद हो जाता है, और कहा यह जाता है कि भी हम नहीं कर सकते या हम ऐसा नहीं होने देंगे। देन व्हाट? उस सूरत में क्या? अगर उस सूरत में कोई किसी किस्म का कोई आरोप लग जाए, कुछ हो जाए, देन व्हाट? देखिए, बिल्कुल सही है कि बुजुर्ग लोगों के ऊपर भी कई बार इस तरह के आरोप लग जाते हैं, और खासकर जो मैं जैसे मैं ट्रेंड देख रही हूँ आजकल लिटिगेशन के अंदर, क्योंकि मैं लिटिगेटिंग लॉयर हूँ, तो वहां पर आजकल पुरुषों के ऊपर खासकर यौन उत्पीड़न के चार्जेस लगना, चाहे कितनी भी उम्र हो,
क्योंकि जहां तक 498 और 406 की बात रह गई है, जहां पर दहेज के केसेस की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऐतिहासिक फैसला आया है अनिमेश कुमार, उसके बाद के अंदर पुरुषों को जो जिस तरीके से पुरुषों या उनके परिवारों को जिस तरीके से पहले प्रताड़ित किया जाता था, ये समझा जाता है कि उनकी सुनवाई नहीं होती थी वुमेन CAW सेल के अंदर, तो वहां पर आजकल एक मीडिएशन का जो जरिया स्टार्ट कर दिया गया है, तो वहां पर इतना ज्यादा शोषण नहीं किया जाता है जिस तरीके से पहले होता था। तो क्योंकि आजकल मैंने जो ट्रेंड देखा है कि जहां पर महिलाओं को लगता है कि भाई 498 या 406 के अंदर तो हम शायद अपने पति के ऊपर या ससुराल वालों के ऊपर काबू नहीं कर पाएंगे और उनकी अरेस्ट भी नहीं होगी। पहले होता था कि अरेस्ट हो जाती थी, आजकल अरेस्ट नहीं होती, बहुत कम केसेस में होती है। तो कुछ महिलाएं अपने ससुर के ऊपर, देवर है या जेठ है या कोई जीजा है, उनके ऊपर 354 का एक आरोप लगा देती है कि देखो उसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी। कुछ महिलाएं और भी ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं, बलात्कार तक का भी लगा देती हैं। तो हाँ, ऐसी स्थितियों के अंदर मैं देखती हूँ कि हाँ, परिवार के ऊपर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। जो लड़के का परिवार है उनके ऊपर बहुत ज्यादा। जी, मैं स्नेहा जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। स्नेहा जी, जब वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, सोच बदलते हैं, यानी कि सब कुछ वक्त के साथ चलता है। अब इस वक्त के साथ एक पहलू ये भी सामने आ रहा है, एक सवाल यहाँ पर उठा कि डेटा कलेक्शन पुरुषों के नजरिए से नहीं हो रहा। उस कलेक्शन को करने में तो कोई बुराई नहीं है अगर चीजें समाज में ऐसी हो रही हैं। हम केवल अपने मेट्रोज को अगर पैमाना ना माने, लेकिन मेट्रोज में जो हो रहा है उसके आधार पर तो चीजों को बदलाव की दृष्टि से देखा जा सकता है। कुछ वहां पर पहल की जरूरत हो सकती है, भले ही दूर दराज में स्थितियां वैसी ना हो। यस, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की अगर बात की जाए तो वहां आपको थोड़ा फर्क दिख सकता है, बट पैमाना नहीं माना जा सकता। ये देखते हुए कि हम भारत में आज भी रूरल पॉपुलेशन कम नहीं है। अब अर्बन पॉपुलेशन को देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि ये देखिए भारत बदल रहा है। नहीं, भारत आज वो गांव भी है जहां पर विमेन को कैसे देखा जाता है, दैट रिमेन्स वेरी क्लियर। उसके अलावा मैं जितनी बात हुई है अब तक उस पर कुछ चीजें कहना चाहूंगी। जैसा कि रेखा जी ने कहा कि हाँ, कानून का है दुरुपयोग, जैसा उन्होंने कहा कि अनिमेश कुमार के केस में है। उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट और भी गाइडलाइंस लेकर आया है। सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हो गया, मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हो गया। जैसे 498 दहेज के केसेस में बहुत अच्छे सेफगार्ड्स दिए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने और भी हाई कोर्ट्स ने, जो कहते हैं कि बिना ऐसे किसी रीजन के अरेस्ट नहीं करोगे। और कमिटीज भी बनाई गई है कि पहले आप उन कमिटीज पे जाओगे, मीडिएशन होगा, एंड देन उसके बाद में फिर भी नहीं लगता तो अरेस्ट होगा। स्नेहा जी, मैं माफी के साथ आपको रोकूं क्योंकि समय की कमी है, समय की कमी। मुझे स्नेहा जी थोड़ा सा एक छोटा सा, बरखा जी फाइनल कमेंट आपका और संक्षेप में। 498A में इतना कुछ आ गया, अनिमेश कुमार की जजमेंट के बाद आज भी अरेस्ट हो रही है। अभी पिछले ही हफ्ते एक बूढ़े माता पिता ने मुझे कॉल करके बताया था कि पूरी फैमिली को अरेस्ट करने आए थे और किस तरीके से उन्होंने क्या क्या झेला, क्या 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 हो गए। 15-20 दिन हो गए, सॉरी, एक हफ्ते पहले नहीं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं, कॉल हर थोड़े दिन बाद आता है। अनिमेश कुमार की जजमेंट कई जगह फॉलो नहीं होती और समय की मांग है बदलाव। और बदलाव ये है कि जल्द से जल्द सरकार पुरुष आयोग का गठन करे, पुरुषों के लिए डेटा इकट्ठा करे, एक हेल्पलाइन नंबर। जी, मैं झा जी का रुख करना चाहूंगा। झा जी, समय की कमी है, अपनी बात संक्षेप में समापन कीजिएगा उस बात का। ये जो लड़ाई आपने आगे बढ़ाई है, जो झंडा आपने बुलंद किया है, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि इसको सीरियसली लिया जाएगा? क्या आपको लगता है कि इस दिशा में कोई कार्य होगा? सर, अगर कोई इंसान अपना जीवन त्याग दे रहा है, अगर इन कानूनों से परेशान होकर वो मौत को गले लगा रहा है, अगर फिर भी हमारा समाज, हमारी जुडिशरी, हमारी सरकार इसे सीरियसली नहीं लेती है, तो ये शर्म है हमारी सरकार पे, हमारी जुडिशरी पे, हमारे समाज पे। क्योंकि एक इंसान इससे ज्यादा अपनी बेगुनाही के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर वो पीड़ित होकर अपनी जान दे रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है, अगर उसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा तो मुझे नहीं पता कि दुनिया में फिर किस चीज को आप सीरियसली लेंगे और किसके दर्द को आप सीरियसली लेंगे। तो सरकार को आज न कल इसे सीरियसली लेना ही पड़ेगा और लेना भी चाहिए। अगर नहीं लेती है तो ये मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि अगर आपको इंसान मर रहा है और फिर भी वो न्याय नहीं मिल रहा है उसे, तो फिर आप ही बताइए कैसे न्याय मिलेगा, वो कैसे अपनी बेगुनाही साबित करे। तो आज न कल सरकार को इसको सीरियसली लेना ही पड़ेगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लोग डिस्कस नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। समय की कमी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, सबने अपना पक्ष रखा और इस मसले को लेकर अपने अपने विचार सबके सामने अपने विचार पेश किए। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही।